नमस्कार साथियों। देखिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 4th नंबर के पार्ट में मैं आज आप लोगों से ब्रीथिंग की मैकेनिज्म पर चर्चा करूंगा। तो भाई देखिए, आप लोगों को ब्रीथिंग तो पता ही है कि क्या है। ऑक्सीजन इन और CO2 आउट, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। तो वही मैं डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता हूं। ऑक्सीजन इन यानी इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की प्रोसेस में 2 सेकेंड का समय लगता है, इसे ध्यान रख लें। और CO2 आउट, एरो उल्टा मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिख दिया आउट और इसको क्या कह दिया? एक्सपायरेशन। इसमें 3 सेकेंड का टाइम लगता है। पहली चीज तो ये, तो इन दोनों को एक साथ ही क्या कह दिया? ब्रीथिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। तो ब्रीथिंग की प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ब्रीथिंग की प्रोसेस कैसे होती है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, मैं एक एक करके बताता हूं कि जो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। तो इंस्पायरेशन में जो पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी करती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ध्यान रख लें, एक्सटर्नल ही, आई से इंटर, कोस्टल मसल्स। ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती है अभी मैं फिर बताऊंगा, लेकिन उस दौरान मैं पूछूंगा, विषय ध्यान रखना, जब डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इधर जो डायफ्राम की रेडियल्स मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स किसकी? डायफ्राम की। तो ये भी क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि संकुचित। और एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं वह क्या होते हैं? रिलैक्स, यानी शिथिल। तो इस प्रक्रिया की फलस्वरूप ही मुख्य रूप से इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। जब ये प्रोसेस होती है तो उस दौरान मुख्य रूप से इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। इस दौरान होता क्या है? प्लूरल का जो लंग्स का जो प्रेशर होता है, लंग्स प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लंग्स प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? से कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? थोरेसिक जो कैविटी है, क्या? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना, यही का यही। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फेफड़े भी फैलेंगे, एक्सपेंड होंगे। लंग्स क्या होंगे? एक्सपेंडेड होंगे। तो यहां लिख दो, लंग्स एक्सपेंडेड होगा। जब लंग्स एक्सपेंडेड होगा तो बाहर की जो एयर है वह नॉस्ट्रिल माउथ होते हुए मुख्य रूप से लंग्स में सीधे खिंची हुई चली जाती है, लंग्स में पहुंच गई। तो यही क्रिया क्या कहलाई? इंस्पायरेशन कहलाती है। अब दूसरी प्रोसेस में मुख्य रूप से क्या होता है? देखिए, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स उल्टा कर देंगे, बस सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रेडियल जो मसल्स थे, यहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो यहां रिलैक्स होंगे। और एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वह यहां रिलैक्स हो रहे हैं तो यहां कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
तो इनके फलस्वरूप मुख्य रूप से जो ऊपर लिखा हुआ है उसका उल्टा हो जाएगा। लंग्स प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाएगा। क्या जो लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वह कम होता है, यानी पिचक जाती है। थोरेसिक कैविटी पर प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा, लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स में जो एयर भरी हुई है वह एयर इन से होते हुए बाहर आ जाती है। तो इसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डायग्राम के द्वारा कि क्या चीज है। क्लियर? तो पहली चीज ये। अब मैं डायग्राम के द्वारा बताने जा रहा हूं। तो देखें, एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड का समय लगा और इंस्पायरेशन में 2 सेकेंड का समय लगा। कितना? देखिए, इसका भी गुणा भाग देख लें। इंस्पायरेशन में 2 सेकेंड का समय लगा था और एक्सपायरेशन में कितना समय लग रहा है? 3 सेकेंड का समय लगा। तो यानी कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना? 5 सेकेंड का समय लगा। अब आपसे कोई पूछे कि एक नॉर्मल ह्यूमन यानी सामान्य व्यक्ति ब्रीथिंग करता है तो उस दौरान कितने 1 मिनट में बार कर सकता है? तो 1 मिनट में मुख्य रूप से कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और टाइम कितना लग रहा है? 5 का। तो इक्वल यदि तो 12 टाइम, मतलब 12 बार प्रति मिनट मुख्य रूप से ब्रीथिंग होती है नॉर्मल ह्यूमन में। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन लगभग, यदि एक इसमें पूछा था 12 to 16 टाइम पर मिनट ब्रीथिंग करता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है ये। इंस्पायरेशन में 2 सेकेंड और एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड का टाइम लगता है, तो ये ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इनके डायग्राम। तो देखिए डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से बताया जाता है। तो आप देखते रहना बच्चों ध्यान से, क्योंकि डायग्राम आप देखेंगे तो उससे डायग्राम बनाने 12th लेवल पर डायग्राम कॉम्पिटिशन्स में कोई जरूरत नहीं रहती। मेडिकल एग्जाम में बिल्कुल भी डायग्राम की विषय ध्यान रख लें, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं रहती है। ये देखिए डायग्राम बन रहा है भाई। डायग्राम बन जाएगा तो 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपके। ये देखिए तो देखिए ये इंस्पायरेशन की कंडीशन है। ये इंस्पायरेशन की कंडीशन है। तो इस प्रकार से जो मैंने पीछे बता के आया था कि क्या क्या होना था, यदि अब ध्यान होगा तो क्लियर हो जाएगा, और नहीं ध्यान होगा तो क्लियर होना बड़ा मुश्किल है। ये क्या चीज है? डायफ्राम। डायफ्राम
ये आपके क्या हैं, वर्टिब्री, वर्टिब्री यानी वर्टिब्री यानी वर्टिबल कॉलम का भाग, और ये एक साइड में मुख्य रूप से क्या होंगे आपके रिब्स और स्टर्नम, ठीक है। तो देखिए क्या क्या मैंने बताया था कि जो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती थी इसको क्या कहते थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या होती थी, कॉन्ट्रैक्ट होती थी। और रेडियल मसल, डायफ्राम की, ये वाला जो डायफ्राम है इसकी रेडियल जो मसल्स थी वह क्या हो रही थी, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। और एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल जिससे ध्यान रखें, डायफ्राम के नीचे वाला भाग जो एब्डोमिनल, उसकी भी मसल्स इसमें भाग लेती हैं। तो ये जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये जब जो प्रोसेस तीनों हुई तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, डायफ्राम थोड़ा देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है। ये रिब्स और स्टर्नम मुख्य रूप से, रिब्स एंड स्टर्नम थोड़ा आगे की ओर खिसक रहे हैं, ठीक है, और वर्टेब्री मुख्य रूप से पीछे की ओर। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो बाहरी एयर है वो अंदर खिंची हुई चली जाती है। क्यों खिंची हुई चली जाती है, उसका सीधे सीधे रीजन मैंने बताया था कि लंग्स कहाँ स्थित है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी कहाँ पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी का आयतन इंक्रीज होता है। तो देखिए इन क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होगा, थोरेसिक जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी जो है, उस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वह इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो प्लूरल प्रेशर है, यानी प्लूरल प्रेशर मतलब सीधे सीधे लंग्स का जो प्रेशर है, दूसरी भाषा में क्या कह दूं, लंग्स का जो प्रेशर है, लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। क्या, इन तीनों क्रियाओं के फलस्वरूप मुख्य रूप से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये जो लंग्स हैं, ये लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, यानी कि मुख्य रूप से फैलेंगे, फैलेंगे। तो जब फैलेंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, बाहरी प्रेशर, यानी बाहरी मतलब वातावरण का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उसकी अपेक्षा मुख्य रूप से कम हो जाता है। तो जिसके कारण बाहर की वायु एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग से होते हुए मुख्य रूप से कहाँ जाएगी, ग्लोटेस पोर होते हुए लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इनिशियल और टर्मिनल से होते हुए सीधे सीधे कहाँ, एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंस्पायरेशन का, ये देखिए इंस्पायरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज का मैं जस्ट यहाँ थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, इसी चीज का मुख्य रूप से क्या जस्ट अपोजिट डायग्राम बनेगा। देखिए देखिए
ये डायग्राम बन रहा है, ध्यान से जब तक ये इसके बारे में देखते चलें, आप थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया करें, ठीक है ना। तो देखिए बच्चा लोग, ये बन गया अपना डायग्राम। तो अब देखें यहाँ का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ कि ये जो रेफ्स स्टर्नम इस साइड खींच रहा था, रेफ्स और स्टर्नम देखिए इस साइड बाहर की साइड जा रहा था, आगे की ओर खिसक रहा था, तो ये वापस अपनी उसी स्थिति में आएगा, इस प्रकार से वापस अपनी उसी स्थिति में आएगा। एवं कि ये देखिए ये डायफ्राम नीचे की साइड में आया था, तो ये डायफ्राम वापस अपनी उसी स्थिति में जाना चाहेगा। लेकिन ये प्रक्रिया होगी कब, ये प्रक्रिया होगी कब, तो देखिए जो इसके जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो रिब्स के बीच में एक मसल्स और पाई जाती है जिसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, विशेष ध्यान रखें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जो डायफ्राम की रेडियल मसल्स हैं, रेडियल मसल्स ये मुख्य रूप से क्या होंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ जस्ट अपोजिट मैंने कहा था, तो रिलैक्स होंगे। और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, एम मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मसल्स, ठीक है, ये यहाँ रिलैक्स हो रहे थे, तो यहाँ क्या होंगे बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्रोसेस के फलस्वरूप मुख्य रूप से डायफ्राम इस स्थिति से पुनः अपने वापस जाएगा। तो स्वाभाविक है जब पुनः उस स्थिति वापस जाएगा तो ऊपर की ओर डायफ्राम प्रेशर देगा, इस प्रकार से जाएगा, और ये जो है वह वापस आएंगे उसी स्थान पर। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी होता है, यहाँ देखिए थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था, मिटल गया है, इंक्रीज किया गया था। तो यहाँ क्या होगा, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या होता है, देखिए यहां लिखा है प्लूरल प्रेशर, यानी लंग्स का जो प्रेशर है, तो मैं अब सीधे लंग्स प्रेशर लिख दूं, लंग्स का प्रेशर जो है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाता है। कैसा, यहां देखिए कम था, तो स्वाभाविक है कि यहां कैसा हो गया, अधिक हो गया, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से इस लंग्स में जो एयर भरी रहती है वह एयर यू बाहर चली गई, क्या, यू बाहर चली गई। तो इसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया गया, एक्सपायरेशन, पायरेशन यानी कि निःश्वसन, और इसको निःश्वसन, इसे ध्यान रख लें, इसमें 3 सेकेंड का टाइम लगा होने में और इसमें 2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये ब्रीथिंग की मैकेनिज्म, इस प्रकार से ब्रीथिंग होती रहती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती रहती है। तो ये है आपका ब्रीथिंग मैकेनिज्म। क्या, ब्रीथिंग मैकेनिज्म यानी एक नॉर्मल ह्यूमन में मुख्य रूप से 12 to 16 टाइम पर मिनट ब्रीथिंग की प्रोसेस होती रहती है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब इसके बाद मुख्य रूप से आपके जो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम है, पल्मोनरी एयर 5th नंबर के पार्ट में पल्मोनरी एयर वॉल्यूम पर चर्चा करेंगे।